हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कम्युनिटी। साथियों, एजुकेशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। देखिए, अभी जो विजन 365 है उसके इन्वायरमेंट में हमने पहला सेगमेंट में जो है जलवायु परिवर्तन के बारे में चीज़ें कवर करी। तो जलवायु जो परिवर्तन है उस पर मैंने आपको बताया था कि उसकी जो सेंट्रल थीम ये थी कि भाई पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि हमारे पास यहाँ अन्य महत्वपूर्ण कुछ कारकों में से एक चीज़ ये है कि यहाँ पर वायुमंडल की उपस्थिति है। और वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो हमने क्या किया है कि जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तो हमने उसका जो संतुलन है वो बिगाड़ दिया है। और पूरी की पूरी जो डिबेट है या पूरा का पूरे जो प्रोग्राम है, कैसे भी करके हम जो है उन गैसेस के लेवल को हम बैलेंस बना पाएँ ताकि जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो एक सर्टेन लेवल तक बना रहे। तो ये पूरी जो है उसमें गाथा रही है और उसके लिए क्या प्रोग्राम है, क्या मैकेनिज्म बनाया गया है, कैसे डिबेट स्टार्ट हुई थी पूरे इंटरनेशनल लेवल में, वो सब हम चीज़ें जो है हमने वहाँ पर देखी हैं। अब दूसरा जो हमारा सेगमेंट है वो यहाँ पर पॉल्यूशन के बारे में। तो साथियों, ये वाला जो पॉल्यूशन का टॉपिक है इसमें देखिए, चाहे हमारे रूप में इंसान हो या प्राणी हो, पक्षी हो, अन्य जीव जंतु हो, तो ये इनका संबंध क्या है पर्यावरण के जो दूसरे अलग अलग मंडल हैं, जैसे कि जल मंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है, इनसे इंट्रैक्शन होता है जैव मंडल के तौर पे। तो हम जैसे कि जो गैसेस लेते हैं, अगर उनमें जो गैसेस की मात्रा है उसमें कुछ ऐसे तत्व शामिल हो जाएं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक हो, या तो जो मृदा है, मृदा में हम जो कीटनाशक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जो हम खाद या मैन्योर वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स यूज़ करें जिससे जो है मृदा का स्वास्थ्य बेहतर ना हो, और उसकी वजह से जो हम वहाँ पर उत्पाद ग्रहण कर रहे हैं या जो खाद्यान्न वगैरह हम पैदा कर रहे हैं उसके माध्यम से चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो जाएं। तो वो चीज़ें हमको देखना होता है कि जो भी ऐसे अवांछित एलिमेंट्स हैं जो जल के ऊपर, जल या वायु में या मृदा में जो उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अल्टीमेटली वो ह्यूमन के स्वास्थ्य को या प्रकृति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, वो सब पॉल्यूटेंट्स कहलाए जाते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पॉल्यूटेंट्स पे बेस होते हैं कि ये पॉल्यूटेंट्स कौन सी इंडस्ट्री से रिलीज हो रहा है भाई, या SO2 है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, NO2 है तो ये जो तत्व है, या बेंजीन पॉल्यूशन के लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारण हैं, तो ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। फिर साथ ही में क्या है कि ये जो पॉल्यूटेंट्स को रोकने का कार्यक्रम है, तो ये इसके लिए कोई ना कोई प्रॉपर कार्यक्रम हो, तो हमको उन कार्यक्रम्स के बारे में देखना पड़ेगा। और ये कार्यक्रम्स कौन कौन से डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ने स्टार्ट की हैं, तो उनके बारे में देखना पड़ेगा। और ज़्यादातर ये पॉल्यूटेंट्स के केस में क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, अब वहाँ से जो औद्योगिक केमिकल निकल के जा रहा है वो रिवर्स वगैरह में जा रहा है, किसी नाले में जा रहा है, उसको ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, वो जाके जब पानी में मिल रहा है तो वहाँ से अगर उसमें आर्सेनिक वगैरह मिल रहा है या नाइट्रेट वगैरह मिल रहा है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक प्रकार से घातक हो जाएगा, या जो जलीय इकोसिस्टम उसके लिए भी नुकसानदायक होगा, अल्टीमेटली वो हमारे सब के लिए भी नुकसानदायक होगा। तो हमको ये स्थानीय स्तर की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। तो ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स होंगे वो हमारे यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम्स होंगे। हमको ये देखना पड़ेगा कि सरकार के अलग अलग नेशनल प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, या कौन कौन से पॉल्यूशन के लिए कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए जा रहे हैं, और इसके लिए कौन से डिपार्टमेंट और कौन सी मिनिस्ट्री है। तो इस टाइप की चीज़ें हमको कवर करना रहेगी। साथ ही में कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ ऐसे पॉल्यूशन है जिसके लिए कोई इंटरनेशनल कन्वेंशंस वगैरह है, तो हमको उन कन्वेंशंस के बारे में भी देखना रहेगा। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हमारे सामने न्यूज़ आइटम है उसमें यह है कि भाई जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इसके लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और नए लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं वो हैं PM की सांद्रता के बारे में। PM यानी कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर से नहीं, पार्टिकुलेट मैटर के बारे में। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने के पहले यहीं पर अगर आपको पार्टिकुलेट मैटर के बारे में बता दूं, देखिए जो प्रकृति में 0.01 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल्स होते हैं, वो अति सूक्ष्म पार्टिकल जो होते हैं इनको हम बोल देते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या पार्टिकुलेट मैटर। उसमें भी जो 0.01 माइक्रोमीटर से लेके 2.5 तक के कहलाए जाते हैं, वो कहलाए जाते हैं PM 2.5। और जो 0.01 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक के कहलाए जाते हैं वो कहलाए जाते हैं PM 10, PM 2.5 और PM 10। इनके बारे में हम देखेंगे। तो और इन दोनों को ये भी बोल जाता है, इनको RSPM भी बोल दिया जाता है, रेस्पिरेशनल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। इनमें क्या होता है कि हम सांस जब लेते हैं तो ये हमारे फेफड़ों तक में पहुंच जाते हैं और ये हमारे लिए अत्यंत घातक होते हैं, या हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक होते हैं। तो इसलिए ये टारगेट जो है पहले 2026 तक ये था कि पहले जो है 2024 तक 20 से 30% कमी करना था। अब टारगेट सरकार ने ये कर दिया है कि 2026 तक जो है हम पर्टिकुलर जो मैटर है इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है 40% कमी तक लाने का लक्ष्य रखते हैं। तो हम यहाँ पर पहले देखें कि नेशनल जो क्लीन एयर प्रोग्राम है इसके बारे में हम देखते हैं।
तो ये जो प्रोग्राम है वो 2019 में स्टार्ट किया गया था और इसका उद्देश्य था कि भाई वायु प्रदूषण हो रहा उसके नियंत्रण के लिए, निवारण के लिए, रोकथाम इत्यादि के लिए जो है समन मिटिगेशन की योजना बनाना, एक प्रकार से उसके प्रभाव को कि वो चीज़ें ना हो उसके लिए हमको एक योजना तैयार करनी है कि वो चीज़, उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, ये वायु प्रदूषण जो हो रहा तो उनका प्रभाव ही पैदा ना हो, इसलिए हमको मिटिगेशन उपाय अपनाने। फिर इसके बाद क्या है, PM10 और PM2.5 की सांता में 2024 तक 20 से 30% लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया था और इसको बेस ईयर माना गया था 2017। कुछ और विशेषताओं की बात करें हम इस प्रोग्राम की, तो इसमें जो अलग अलग शहरों के लिए योजना बनाई गई थी और इस योजना में ये था कि भाई वायु की गुणवत्ता संबंधी जो हमारे यहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको हमको स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। एक बात और ये थी कि जो वाहनों और उद्योगों से होने वाले जो उत्सर्जन है, क्योंकि वो वायु प्रदूषण में मेजर सेगमेंट होता है, तो हमको उसको कम करना है और लोगों में भी जन जागरूकता फैलाना है ताकि वो है वायु प्रदूषण के प्रति जो है संवेदनशील हो सके। अब अगर हम इसकी बात करें कि इस प्रोग्राम की अगर थोड़ी सी यहाँ पर प्रदर्शन के बारे में बात करी गई है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो वर्ष 2017 की तुलना में 2021-22 में 95 शहरों में PM10 की सांद्रता में समग्र रूप से सुधार हुआ है। इसी प्रकार से दिल्ली में PM10 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वर्ष 2017 में 241 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर थी, जो कि घटकर 2021 में 196 ग्राम जो है प्रति क्यूबिक मीटर हो गई है, माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गई है। फिर इसकी विफलताएं भी हैं भाई, अभी भी जो है वैश्विक स्तर पर जो है दिल्ली जो है वो लगातार चौथे वर्ष सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। भारत की दुनिया की जो 50 देश हैं उनमें भारत के 35 शहर हैं जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। फिर WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं PM2.5 के लिए, जैसे PM2.5 के लिए जो WHO का स्टैंडर्ड है कि हमको 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, वो 2021 में भारत का ऐसा कोई भी शहर नहीं है जिस पैमाने पे आता हो। तो ये इस कार्यक्रम की सफलताएं और विफलताओं के बारे में। और ये जो प्रोग्राम है वो किसका प्रोग्राम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का प्रोग्राम है जो इसको रन करती है। अब देखिए ये जो प्रोग्राम है वो 132 शहरों में लागू किया जा रहा है और इसके लिए जो मानदंड है राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों NAQS, इनके अनुरूप जो है जलवायु परिवर्तन के लिए हमको योजना बनानी है। और जो शहर इसके अनुरूप योजना नहीं बनाते हैं या इस लक्ष्य को नहीं करते उनको हम गैर प्राप्ति शहर या NAC कह दिया जाता है। तो ये तो उतने काम की चीज़ नहीं। एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो 15वां वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो है ये शहर जो है वायु कुछ शहरों में क्या है, 15वें वित्त आयोग में क्या किया गया था कि जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले कुछ शहर वहाँ पर जो अत्यधिक वायु प्रदूषण है तो उसको रोकथाम के लिए कुछ ग्रांट्स की बात करी गई थी, तो उन शहरों को भी इसमें शामिल किया गया है। फिर आगे अगर हम बढ़ जाएं तो यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण SVS के बारे में। तो ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, हमको जानने वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है उसके तहत जो है ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा और इसकी योजना जो है 131 शहरों को ये मॉनिटर करेगा। इसमें से 3 क्राइटेरिया इसमें फिक्स किए गए हैं, मतलब जो शहरों का क्लासिफिकेशन है वो 3 समूह में वर्गीकृत किया गया है। कुछ ऐसे शहर भाई 10 लाख से अधिक आबादी वाले हैं, फिर 3 से 10 लाख वाले और 3 लाख से कम शहर वाले, यानी पूरे भारत के शहर इसमें शामिल नहीं है, 131 शहर ही शामिल है। फिर इस सर्वेक्षण के लिए एक और मैकेनिज्म है कि ये प्राण नाम का एक पोर्टल बनाया गया है। इसमें क्या करना होता है कि ये जो फ्रेमवर्क ये जो पोर्टल है इस फ्रेमवर्क के अनुसार जो है जो भी शहर होते हैं तो उनको पहले एक प्रकार का 100 आकलन करना होता है। और ये 100 आकलन किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है कि जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में, सड़क में जो धूल प्रबंधन है कि क्या मैनेजमेंट उन्होंने किया है, निर्माण कार्य और डेमोलेशन से संबंधित जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसके बारे में, और वाहनों से उत्सर्जन और औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण करने के पक्ष में। तो इसके आधार पर उनको 100 आकलन करना होता है और फिर जो है वो जो हमने यहाँ पर ऊपर ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण बनाया है वो इसके आधार पर फिर रैंकिंग वगैरह शुरू करेगा, देगा। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो न्यूज़ आइटम है उसमें भाई न्यूज़ ये है कि पर्यावरण जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसने SO2 के जो मानदंड अपनाने थे थर्मल पावर प्लांट्स को, ठीक है, ताप विद्युत ग्रहों को, उनको जो है 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। तो 2015 में क्या हुआ था इनके बारे में अगर हम बात करें, जो मानदंड है थर्मल पावर प्लांट्स के लिए यानी कि ताप विद्युत संयंत्रों के लिए, तो इसमें क्या है कि 2015 में जो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है वहाँ से जो पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पारा और जल इत्यादि के लिए कुछ मानदंड डिसाइड किए थे कि आपको भाई इतने इतने लेवल पे, इस परसेंटेज के लेवल पे
इन मानदंडों पे आपको सर्जन करना है। थोड़ी सी यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें हम यहाँ पर, तो देखिए जो कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। अगर SO2 के मामले में आधी SO2 के लिए जो है ये TPP रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है उसके 30% के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो 20% जो है PM का जो कॉन्सेंट्रेशन है पर्टिकुलर मैटर का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो है 2015 में हमने स्टार्ट किया था। फिर हुआ क्या कि SO2 के और इनके लिए जो है अलग अलग हमने समय सीमा बढ़ा दी है। तो पहले इन मानदंडों को 2017 तक पूरा करना था 2015 में स्टार्ट करके, फिर हमने 2022 तक कर दिया था, और अब 2022 के बाद भी जो है हमने SO2 से संबंधित जो मानदंड है उनके लिए हमने 2024 और 2025 तक के लक्ष्य की बात कर दी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो SO2 को लागू करने की समय सीमा को हमने 3 श्रेणियों के अंतर्गत बढ़ा दिया है। ये श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? श्रेणी जो A है इसमें यह है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के भीतर और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो SO2 के उत्सर्जन का लेवल था TPP से, वो 2022 के अंत तक करना था, तो अब उसको 2024 तक कर दिया गया है। जो लक्ष्य की गैर प्राप्ति वाले शहर हैं, जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं और जो गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, उनको 2023 तक ये अचीव करना था, तो अब उनके लिए 2025 तक कर दिया गया है। और बाकी के संयंत्रों के लिए 2024 तक अचीव करना था, तो उसको 2026 तक कर दिया गया है। अब इन मानदंडों में क्या होता है कि इन मानदंडों के अनुपालन के लिए जो मौजूदा TPP में फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन FGD और चयनात्मक उत्प्रेरण कटौती जैसे उत्सर्जन नियंत्रकों को भी प्रयोग अनिवार्य किया गया है। कि भाई उनके लिए क्या होता है कि जो भी हमारे उत्सर्जन होते हैं तो उसमें FGD जो टेक्नोलॉजी है फ्लू गैस सल्फ्राइजेशन के लिए जो फ्लू गैसेस निकलती हैं इन कारखानों से वगैरह से, तो उसके लिए जो FGD टेक्नोलॉजीज हैं और जो अन्य जो मानदंड हैं उनको अपनाया जाए ताकि वो उत्सर्जन कम से कम हो। तो इसमें क्या है कि FGD प्रौद्योगिकी का एक सेट है जो जीवाश्म ईंधन चलित विद्युत संयंत्रों में उत्सर्जित फ्लू गैस और अन्य सल्फर डाइऑक्साइड का प्रक्रियाओं में होने वाले उत्सर्जन से SO2 को हटाने के लिए किया जाता है। कुल मिला के बात यह है कि अगर आप देखें कोई भी थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह बड़ी इंडस्ट्री, वहाँ से चिमनियाँ वगैरह लगी रहती हैं, तो उन चिमनियों में हम ऐसा मैकेनिज्म बना देते हैं ऊपर कि ये जो पॉल्यूटेंट्स ऊपर जा रहे हैं तो वो पॉल्यूटेंट्स जो घातक है हमारे लिए नुकसानदायक जो वो है उनको रोक लिया जाए, उनको अवशोषित कर लिया जाए। तो ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट जो हमारे सामने न्यूज़ आइटम है वो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित है। तो यहाँ पर न्यूज़ ये है कि जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है, इसने जनवरी 2023 से दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में कोयले के उपयोग को प्रतिबंध लगा दिया है। अब भाई ये क्यों लगा दिया है? देखिए आप इसको ऐसे मत देखिए कि यहाँ पर कोयले का उपयोग ही नहीं होगा, ये एक प्रोग्राम है उसके अंदर ये सिस्टम किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो न्यूज़ जो चीज़ निकल के आई, जो प्रतिबंध लगाने की बात ये है वो यह है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए औद्योगिक, घरेलू और अन्य विविध अनुप्रयोगों में जो कोयले का उपयोग होता है उस पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। और ताप विद्युत संयंत्रों में सल्फर की कम मात्रा वाले कोयले को हालांकि अभी जो है इस उपयोग के प्रतिबंध से छूट दी गई है। फिर कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए जो कार्यान्वयन तिथि है उसमें कुछ डेट की बात करिए, तो ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इस साल के भीतर वाली डेट है तो वो नहीं, कुछ ईयर का टारगेट होता तो हम ध्यान देते यहाँ पर। फिर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अगर हम बारे में देखें तो ये एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एक लॉ के थ्रू जो एक कानून के माध्यम से इसको बनाया गया है, एक लॉ के थ्रू बनाया गया है। तो इसको क्या है पहले 2020 में एक अध्यादेश के माध्यम से स्थापित किया गया था, और फिर जो है इसको जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के माध्यम से स्टैट्यूटरी दर्जा दे दिया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को जो है उसके लिए स्टैंडर्ड वगैरह डिसाइड करने, ठीक है ये। और अगर इसके खिलाफ कोई जो भी आदेश और निर्देश वगैरह जो इससे दिए जाते हैं उसको जो है NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसमें जो है उसके लिए उसके समक्ष जो है अपील की जा सकती है इसके विरुद्ध। इसके अध्यक्ष की बात करें अगर हम इस और ये जो कमीशन बनाया गया है तो इसमें पर्यावरण और प्रदूषण से क्षेत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कम से कम 15 वर्ष इस क्षेत्र में काम का अनुभव या 25 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, उस व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। अब देखिए ये काम क्या करता है, तो भाई जो वायु गुणवत्ता की निगरानी और मॉनिटरिंग पे ये काम करता है और कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है। देखिए यहाँ पे NCR की बात करी गई है, तो होता क्या है दरअसल दिल्ली में कि हर साल जो है जब भी यहाँ पर ठंड का टाइम आता है तो वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप हर साल न्यूज़ में देखेंगे। तो इसके लिए जो 5 राज्य हैं दिल्ली से लगे हुए, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, मुख्यतः जो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ से जो पॉल्यूशन फैलता है तो उसके लिए यहाँ पर जो इन राज्यों में पराली वगैरह जलाई जाती है, यानी कि जो क्रॉप रेसिड्यू जो होते हैं
फसलों के जो अवशेष होते हैं उनको जलाया जाता है, वो भी एक मेजर कारण बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमको ये ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई यहाँ पर इन राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाई जाए। तो उसी के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाया गया था। और ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो CAQM के द्वारा जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में जो है यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस प्रोग्राम में क्या किया गया है कि अलग अलग लेवल में पॉल्यूशन के लेवल बताए गए हैं, और फिर अलग अलग जो है जो उपाय बताए गए हैं कि अगर पॉल्यूशन का लेवल इतना होगा तो हमको ये उपाय इम्प्लीमेंट करने हैं, पॉल्यूशन का लेवल ये होगा तो ये उपाय इम्प्लीमेंट करना है। और ये जो CAQM बॉडी होती है ये इन राज्यों के जो स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड है और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन सब के साथ मिलकर काम करती है। और ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसरो है, इनके साथ भी ये मिलके काम करती है क्योंकि वहाँ से डेटा वगैरह अच्छा मिल जाता है इसको। तो इसका काम होता है कि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो चरण फर्स्ट है, जब यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में स्कोर 201 से लेकर 300 हो जाता है तो ये बॉडी बोल देती है कि भाई 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के भूखंडों पर निर्माण और विध्वंसक गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है इस बॉडी के द्वारा। वायु प्रदूषण की घटनाओं आदि की रिपोर्टिंग के लिए जन जागरूकता फैलाई जाती है। फिर अगर पॉल्यूशन का लेवल जो है 301 से 400 हो जाए, बहुत खराब हो जाए, तो जनरेटर सेट के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति की बात करी जाती है कि जनरेटर का उपयोग ना किया जाए ताकि जो है पॉल्यूशन ना बढ़े। इसके बाद क्या है, इसे रेलवे है, आपात एवं आवश्यक सेवाओं आदि को छोड़कर डीजल जनरेटर इत्यादि के ऊपर रोक लगाई जाती है। यदि पॉल्यूशन लेवल 3 में पहुंच जाए 401 से 450 तक, तो वहां पर CAQM के द्वारा जो है अनुमोदित ईंधन इत्यादि पर जैसे कोई ईंधन अगर बोल दिया जाए तो उस पर रोक लगाई सकती है। जैसे कि भट्टी, ईंट भट्टों इत्यादि के लिए फर्नेस ऑयल का इत्यादि का उपयोग किया जाता है तो उस पर रोक लगाई सकती है। इसी तरीके से अगर गंभीर प्लस लेवल पे पहुंच जाए हम, तो चौपहिया जो डीजल, हल्के मोटर वाहनों इत्यादि को अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर CAQM के द्वारा जो है अनुमोदित ईंधन पर नहीं चलने वाली NCR के सभी उद्योगों को भी बंद कर दिया सकता है कि हमने ये बोला था कि ये वाले ईंधन का आप यूज़ कीजिए, और आप अगर ऐसे ईंधन का उपयोग कर रहे हैं ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं तो रोक लगा दी जाएगी। तो ये प्लान था, इसको इंप्लीमेंट करने का काम होता है CAQM का। और ये जो ग्रैप प्रोग्राम है, ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्रोग्राम है, ये एक प्रकार से वायु प्रदूषण के कंट्रोल करने के लिए जो एक प्रकार की व्यापक कार्य योजना है, इसके बारे में हमने चर्चा कर चुकी है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो CAQM ने जो है ये इस पूरे प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने का काम करता है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी, देख लिया हमने। फिर यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, बायो डिकम्पोजर। तो दिल्ली सरकार ने क्या है, पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए खेतों में बायो डिकम्पोजर का छिड़काव किया है। तो बायो डिकम्पोजर क्या है, वो कौन सी चीज़ है भाई ये? तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा विकसित किया गया है बायो डिकम्पोजर, यानी कि कुछ ना कुछ जो अपघटित कर देता है इन पराली वगैरह या और भी तत्वों को। ये एक प्रकार के कैप्सूल जो हैं जो 15 से 20 दिनों की अवधि में पराली को खाद में बदलकर इसके अपघटन की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। ये लाभकारी ये है कि इससे भाई ये एक प्रकार का माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीवों को तैयार करता है जो हमारी फसलों के लिए लाभदायक भी होते हैं। तो ये बायो डिकम्पोजर के बारे में आप ध्यान रखिएगा, किसने डेवलप किया है और ये क्या करता है। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ आइटम है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो वायु गुणवत्ता डेटाबेस है उसमें उसने जो अपने स्टैंडर्ड बताए हैं उसको अपडेट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास है कि भाई अलग अलग जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनका लेवल दुनिया भर में क्या होना चाहिए, WHO ने बताया। तो चलिए इस आर्टिकल को देखते हैं। देखिए लास्ट ईयर यहाँ से एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था कि जो WHO का लेवल है, मानक है, वो इस स्तर पर डिसाइड किया गया, इस स्तर पर। तो हमको ऐसे बड़े तो नहीं, लेकिन अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में ज़्यादा नहीं है सी टेबल, तो हम थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। ये है क्या कि WHO का जो अपडेटेड जो इनने नॉर्म्स यहाँ पर डेटाबेस दिया हुआ 2022 के हिसाब से, उसमें इन्होंने बताया कि भाई 99% जो वैश्विक आबादी है वो WHO की स्वीकार जो वायु गुणवत्ता सीमा है वो उससे बाहर है या प्रदूषित वायु में सांस लेती है। फिर यहाँ पर जो नया वायु गुणवत्ता डेटाबेस है उसमें पहली बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है कि वार्षिक सांद्रता इत्यादि को भी वास्तविक माप प्रस्तुत किया गया है। बस ये जानकारी है। फिर जो है यहाँ पर जो 10 माइक्रोन PM10 या 2.5 माइक्रोन के बराबर या उससे छोटे व्यास वाले पार्टिकुलेट मैटर की माप को भी शामिल किया गया है। ये सब तो ठीक है, हमको यहाँ पर पॉल्यूटेंट्स और यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस दी गई है। तो जो PM 2.5 का लेवल है उसमें बोला है कि भाई एनुअल जो एवरेज है वो 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होना चाहिए, और जो 24 घंटे के लिए 15 होना चाहिए। फिर PM10 की बात करी गई है तो इसमें 15 बोला गया है, और 45 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होना चाहिए वॉल्यूम के हिसाब से। इतने वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो है 15 माइक्रोग्राम होना चाहिए। फिर ओजोन की बात करी गई है तो पीक सीजन में क्या है 60 बोला गया है, और एवरेज 8 आवर्स में 100 की बात करी गई है। NO2 की बात करी गई है भाई कि ये 10 है, और इसका जो लेवल है वहाँ पर 25 बताया गया है, ठीक है, जो एवरेज 24 आवर्स के लिए। SO2 की बात की है कि 40 है इसके लिए एवरेज 24 आवर्स के लिए, और CO की बात करी गई है 4 है। देखिए एक बात यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर मेजर पॉल्यूटेंट्स की बात करी जा रही है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं
और जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो उसमें कन्फ्यूज आते हैं। जैसे कि CO2 है, अब वो एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक नहीं है, अन्यथा तो फिर हमारे स्वास्थ्य जान लेने से, हमारे सांस लेने से ही दूसरे वालों की मृत्यु हो सकती थी, आसपास वालों की, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। यूपीएससी ने इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था जिसमें हम इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर दे सकते थे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन हमने कवर कर ली है। और बाकी जो है इसका पहला संस्करण 1987 में रिलीज किया गया था और हाल ही में 2021 में संस्करण प्रकाशित किया गया है। बस इतनी जानकारी थी, अब हो गया। फिर इसके बाद कुछ और न्यूज़ की बात करें यहाँ पर, तो भारतीय राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता संसाधन फ्रेमवर्क। तो ये फ्रेमवर्क क्या है कि भाई ये भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक सूचना तंत्र है, एक इन्फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है जो जलवायु परिवर्तन विभिन्न जलवायु क्षेत्रों वायु प्रदूषण के मुद्दों को संबोधित करता है या उससे एड्रेस करता है। तो ये किसके द्वारा है भाई? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की सहायता से राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान NIAS बेंगलुरु के द्वारा ये विकसित किया गया। बस ये हमने जान लिया, हो गया काम। एक प्रकार का ये इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है और ये इस संस्थान के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, शुरू किया गया है, ये हो गया। और ये जो डेटाबेस एकत्र करना है या इसके प्रभाव का अध्ययन करना है, कुल मिला के जो डेटा करना है, क्या डेटा आया क्या है, वो पब्लिश वगैरह किया जाए और इस तरीके का मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि जो संबंधित संस्थान है वो कार्रवाई करें। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, हो गई। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो और भी जो वायु प्रदूषण से संबंधित पहले हैं उनके बारे में देखिए। यहाँ पर एक चीज़ है भारत स्टेज नॉर्म्स। तो जो व्हीकल से हम जो भी गैसेस हमारे निकलती हैं, जैसे कि जब कंबसन होता है हमारी इंजन, चाहे वो कार हो चाहे बाइक हो, तो उसमें जब कंबसन होता है तो उससे कुछ गैसेस हैं जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं वो रिलीज होते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं। तो पहले यूरोपियन यूनियन में ये स्टैंडर्ड अपनाए जाते थे, वहीं से हमने इनको एक प्रकार से अपनी अनुकूल यहाँ पर हमने उनको उठाया हुआ है, वो स्टैंडर्ड हमने वहाँ से लिए और हमने उनको नाम दे दिया भारत स्टेज। तो जैसे कि हम टेक्नोलॉजी में फर्स्ट जनरेशन 1G 2G 3G 4G 5G देखते हैं, वो आने वाले टाइम पर और अपग्रेड होता जाता है। तो इसी प्रकार से ये है BS1 BS2 BS3 BS4 अलग अलग साल में ये आए और अब BS6 तक हम पहुँचने की कगार पर खड़े हैं। तो यहाँ पर पहली बार इनको BS1 के तौर पे 2000 में स्टार्ट किया गया था। और ये जो अलग अलग जैसे जैसे हम लेवल में बढ़ते जाते हैं तो जो अलग अलग पोल्यूटेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी को यहाँ पर कम कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बात करी गई है कि दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए BS3 के जो पेट्रोल वाहन है और BS4 के जो डीजल वाहन उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यानी इनसे चलने वाले जो BS3 के लेवल वाले वाहन हैं और BS4 के चलने वाले डीजल वाहन उन पर रोक लगा दी गई। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर जैसे पेट्रोल वाहन तो NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग जो BS6 यहाँ पर अनुपालन है, जो मैंने बोला कि सबसे एडवांस वर्जन है BS6। तो यहाँ पर बोला है कि भाई यहाँ पर अगर हम उनका उपयोग करेंगे तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसके उत्सर्जन में लगभग 25% की कमी हमको देखने को मिलेगी। और नाइट्रोजन ऑक्साइड साथ ही में ये वाले जो अनुपालन है BS6 वाले, तो यहाँ पर ये जो 3 मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे हाइड्रोकार्बन है, NOx है, PM2 पार्टिकुलेट मैटर है, और इनके लेवल को ये 70% तक कम करेगा। तो बस हमको ये देखना है। फिर इनको क्या है, कौन कंट्रोल करता है? तो जो CPCB है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये समय सीमा और मानक निर्धारित करता है और अगर कोई इसका अनुपालन नहीं करता तो उसके ऊपर प्रॉपर दंड वगैरह भी लगाया जाता है, ये कार्रवाई की जाती है संबंधित। फिर इसी प्रकार से जो एग्रीकल्चर उपकरण है तो उनके लिए हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो TREM है, ट्रैम स्टेज 4 की बात करी गई है यहाँ पर। तो जो केंद्र सरकार के द्वारा कृषि उपकरण है उनके लिए ट्रैम स्टेज जो 4 है उन मानदंडों को लागू करने की तारीख को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है अभी कि जो नए ट्रैम मानदंड है, नए ट्रैम 4 मानदंड है जो वो अप्रैल 2022 से 50 हॉर्स पावर से बड़े इंजन वाले ट्रैक्टरों पर लागू होंगे। बस ये ट्रैम जो है किससे संबंधित है, इतनी इन्फॉर्मेशन देख ली हमने, काम हो गया। अब इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें हमको कवर नहीं करनी है। फिर यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है, देखिए कई बार वो सिंपली पूछ लेते हैं पैलेटाइजेशन और टॉरफेक्शन, तो इसके बीच में अंतर को लेके भी पूछा सकता है क्वेश्चन, क्या है इस तरीके की चीज़ें क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो पराली जो होती है, यानी जो क्रॉप रेसिड्यू होते हैं, क्रॉप का अवशेष होते हैं, जैसे गेहूँ हैं, ये धान वगैरह खेती करने के बाद जो अवशेष होते हैं, तो कई बार क्या होता है आजकल हार्वेस्टर वगैरह का यूज़ होता है। पहले क्या होता था कि वो प्रॉपर कटाई होती थी तो उससे जो रेसिड्यू बन जाते थे वो जानवरों के लिए उपयोग होता था। लेकिन आजकल क्या होता है कि हार्वेस्टर के कटाई के बाद फिर उसमें हम आग लगा देते हैं, वो पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ना केवल पॉल्यूशन के लिए बल्कि ज़मीन में रहने वाले जो फायदे वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो भी उनकी भी डेथ हो जाती है, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। फिर इसी प्रकार से जो मॉइस्चर है वो भी कम हो जाता है। तो उसको क्या है कि किसानों को अगर वो उसका एक और वजह ये रहती किसानों के सामने कि फिर जैसी फसल की कटाई हुई तो दूसरी फसल की उनको बुआई करनी होती, तो उसके लिए वो जलाना एक उनके लिए सबसे सस्ता उपाय होता है, सीधा उपाय होता है। तो अगर सरकार को ऐसे उपाय अपनाना है कि वो पराली ना जलाएं तो सरकार को कुछ पॉजिटिव और टेक्नोलॉजिकली एडवांस कदम उठाने पड़ेंगे। उसी में से एक है पैलेटाइजेशन और टॉरफेक्शन।
तो इसमें से जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर सीपीसीबी है, इसने दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि जो धान के द्वारा जो धान की जो पराली जलाई जाती तो उसकी जगह पराली से पर आधारित पैलेटाइजेशन और टॉर्फैक्शन के जो संयंत्र उनको स्थापित किया सके और एक मुश्त स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान भी किया गया है। तो अगर हम पैलेटाइजेशन की बात करें तो एक प्रकार की क्या है कि ये जो वो तत्व तो उनके पैलेट बनाने से संबंधित है कि वो पैलेटाइजेशन की प्रक्रिया में उसको कतरने, सुखाने, पीसने और गोले बनाने की प्रक्रिया शामिल, पैलेट बनाने की प्रक्रिया शामिल है, जिनको हम जो है ईंधन के तौर पर बाद में जो है हम उपयोग कर सकते हैं। और जो टॉर्फैक्शन है वो एक प्रकार की कार्बनिक बायोमास तापीकरण है। ये एक प्रकार की जो है ये थर्मोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें एक प्रकार के रिएक्टर जैसी कुछ चीज़ का या बॉयलर जैसी कोई एक ऐसी चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम ये जो यूज़ करते हैं, जो भी हमारे ये जो क्रॉप रेसिड्यू होती हैं, पराली वगैरह होता है, तो इसका क्या है कि हम इसका मॉइस्चर वगैरह जो है इसको कम कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में इसको हम इसकी डेंसिटी को बढ़ाते हैं। और फिर ये जो पैलेट्स वगैरह हैं वो जब हम कोयले के साथ हम मिलाते हैं, क्योंकि जब उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मॉइस्चर वगैरह हटा देंगे, तो उसमें हीट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी, फिर हम उसको एनर्जी लेने के लिए उपयोग किया सकता है। तो ये इन दोनों में मुख्य अंतर है। जैसे यहाँ पर बताया भी गया है पैलेटाइजेशन और टॉर्फैक्शन इकाइयों के बीच एक मुख्य अंतर टॉर्फैक्शन रिएक्टर का है। तो ये रिएक्टर वगैरह यूज़ किया जाता है, इसको मैंने बताया कि वो थर्मोकेमिकल प्रोसेस में संपन्न कराई जाती है टॉर्फैक्शन में, तो वो एक ज़्यादा एडवांस प्रक्रिया है। और पैलेटाइजेशन की प्रक्रिया एक प्रकार से पैलेट बनाने तक सीमित है। फिर आगे जो हमारे सामने न्यूज़ है वो है ग्रीन क्रैकर्स के बारे में, यानी कि हरित पटाखों से संबंधित न्यूज़ है। तो जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं वो पर्यावरण में 30% तक जो वायु प्रदूषण, जो सामान्य पटाखे होते हैं उनकी अपेक्षा 30% तक कम वायु प्रदूषण करते हैं। इनके लाभ ये होते हैं कि भाई एक तो ये वायु प्रदूषण कम करते हैं और जो धूल होती है उसको अवशोषित करते हैं, और साथ ही इसमें बेरियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक जो तत्व हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। फिर इनका अगर इनका उत्पादन करना है तो जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त करता ही इनका निर्माण कर सकता है। और इसके लिए जो पैसो संगठन है, पेट्रोलियम एंड विस्फोटक सुरक्षा संगठन, को यह प्रमाणित करने का दायित्व सौंपा गया है कि पटाखों में आर्सेनिक, पारा और बेरियम इत्यादि का बिना इनका निर्माण किया जाए। और ताकि और जो दूसरी चीज़, जो पटाखों से आवाज़ आती है तो उसकी ध्वनि, जो प्रदूषण उसकी वजह से होता है, तो उसकी ध्वनि को भी एक लेवल तक सीमित किया जाए। अब ये पटाखों के 3 टाइप होते हैं। एक श्वास है, सेफ वाटर रिलीजन, इसका मतलब है। स्टार है, सेफ थर्माइट क्रैकर। और सफल है, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। देखिए ये न्यूज़ तो पहले से भी न्यूज़ में रहा है, लेकिन पूछा नहीं गया क्वेश्चन, तो यहाँ पर पूछा सकता है। तो आप ये जो तत्व वगैरह की बात आई है, कौन संगठन मॉनिटर करता है, ये श्वास, स्टार और सफल क्या है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे सामने न्यूज़ आइटम है वो ब्रीथ लाइन कैंपेन के बारे में। तो ये ब्रीथ लाइन जो कैंपेन है ये है क्या भाई, ये 2016 में स्टार्ट किया गया था और ये कुल मिला के शहर हैं और शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनको 2030 तक वायु प्रदूषण के सुरक्षित स्तर पर लाने करने के लिए कार्यवाही, मतलब वो जो हमको 2030 तक वायु प्रदूषण को सुरक्षित स्तर पर लाना है, तो ये शहर और शहरों के लोगों को एक प्रकार से प्रेरित करना है, शहर में रहने वाले लोगों को या सोसाइटी को प्रेरित करना है कि वो इसके लिए एक प्रकार से कार्रवाई करने के लिए तैयार हो। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि ये कैंपेन किसका है, तो ये WHO, फिर यूनेप और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिशन का ये एक प्रकार का प्रोग्राम है, यह एक प्रकार की मुहिम है, कैंपेन है। बस इतनी सी जानकारी थी, हमने देख लिया। फिर भारत के कई शहर भी इसमें शामिल है, जैसे बेंगलुरु है, भुवनेश्वर है, देहरादून इत्यादि इसमें शामिल है। और इसमें जो शामिल जो रणनीतियाँ हैं तो काफ़ी प्रभावी रणनीतियों को इसमें शामिल किया जाता है, जैसे कि शहरों के बीच संपर्क स्थापित करना है, निगरानी को बढ़ाना है, फिर यहाँ पर बढ़ती मांग के अनुरूप तेज़ी से समाधान उपलब्ध कराना है, और जो क्रिएटिव और इनोवेटिव समाधान है ताकि हम पोल्यूशन कम करना है उसको करना है, और लोगों को सक्षम बनाना है कुल मिलाकर। तो ये बात हुई। नेक्स्ट जो न्यूज़ आइटम है अभी हमारे, तो देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम हमारे सामने है, यहाँ से स्टार्ट हम कर रहे हैं जल प्रदूषण और संरक्षण, यानी जल प्रदूषण संबंधित चीज़ें क्या है। तो यूनाइटेड नेशन का वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर 2022 आयोजित किया गया था। ये पेरिस में संपन्न हुआ था। समिट के बारे में अगर हम बात करें तो इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन UN वाटर, यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय भूजल संसाधन आकलन केंद्र IGRAC के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है भाई, कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसको भूजल पर ध्यान आकर्षित करना है, ग्राउंड वाटर जो पोल्यूशन वगैरह है उस पर ध्यान आकर्षित करना है, उसको बचाए रखने की मुहिम स्टार्ट करना है। शिखर सम्मेलन में क्या है, UN वाटर द्वारा चलाए जा रहे ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजुअल, ये अभियान को समर्थन दिए जाने की बात करी। SDG 6 भी जो है वाटर को प्रोटेक्शन की बात करता है। फिर यहाँ पर संबंधित तत्वों में हम देखें, अगर UN वाटर क्या है तो ये मीठे जल जो है, नॉन सेलाइन जो वाटर है उसकी स्वच्छता से संबंधित सभी मामलों के संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर समन्वय एजेंसी है, मैकेनिज्म है। IGRAC की बात करें तो ये यूनेस्को का एक केंद्र है और ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अधीन कार्य करता है। इसे नीदरलैंड वित्तीय सहायता प्रदान करता है। फिर IGRAC की प्रमुख उत्पादों में से एक चीज़ ये है कि वैश्विक भूजल सूचना प्रणाली जो है वो IGRAC के द्वारा स्टार्ट करी गई है, उसका एक प्रोडक्ट है, उत्पाद है।
फिर आगे अगर हम देखें तो जो भूजल की हम बात करते हैं तो ये सैलों और मृदा की परतों में भंडारित जल है। एक प्रकार से जो अलग अलग एक्वाफर्स के बीच में जल पाया जाता है वो कहलाया जाता है हमारा ग्राउंड वाटर। और पृथ्वी पर जितना भी स्वच्छ जल है उसमें तरल अवस्था में 99% जो हिस्सा है वो ग्राउंड वाटर के तौर पे हमारे पास है। फिर यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करें, कुछ और रिपोर्ट्स की, तो यहाँ पर एक है गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट यानी कि डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट 2022। फिर यहाँ पर बताया है कि ये किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी जाती है, तो भाई ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा रिलीज करी गई है। केंद्रीय भूजल और राज्य क्षेत्र के जो भूजल वायु जो बोर्ड है समय समय पर उनको भूजल संबंधित आकलन उपलब्ध कराना है, भूजल संसाधन संबंधी आकलन उपलब्ध कराना है। फिर यहाँ पर अगर हम इस रिपोर्ट के निष्कर्ष की बात करें तो भारत जो है विश्व में भूजल का सर्वाधिक उपयोग करने वाला देश है। दुनिया में सर्वाधिक भूजल का उपयोग करने वाला देश भारत है। ये विश्व के लगभग 1/4 भूजल का दोहन करता है। फिर दूसरा, अगर हम इसमें रिचार्ज की बात करें तो वार्षिक भूजल जो है वो अब बढ़ रहा है और इसमें वर्षा का योगदान लगभग 61% है। फिर यहाँ पर अगर भूजल पुनर्भरण की तुलना में उसके उपयोग का प्रतिशत ही भूजल दोहन का स्तर कहलाता है, ये कहलाया जाता है भूजल दोहन का स्तर, ये वाली बात हुई। फिर हमारे यहाँ पर जो भी ग्राउंड वाटर है उसका 87% जो है हम एग्रीकल्चर के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे अति दोहन, ओवर एक्सप्लॉइटेड क्या है, एक वर्ष में भूजल का जितना पुनर्भरण होता है उससे यदि अधिक हम निकासी करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन या अति दोहन। गंभीर सिचुएशन की बात करें अगर, तो यहाँ पर क्या है, वार्षिक आधार पर जितना दोहन योग भूजल संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उसका यदि हम 90-100% तो है उसका 90-100% दोहन अगर हम करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वो गंभीर स्थिति मानी जाती है। सुरक्षित की बात करें तो भूजल पुनर्भरण का अगर 70% से कम उपयोग को हम जो है दोहन करते हैं या उपयोग करते हैं तो वो सुरक्षित स्थिति में आ जाता है। अब हम आगे बढ़ जाएं, यहाँ पर एक और कुछ तथ्यात्मक जानकारी कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव में भूजल दोहन का स्तर बहुत अधिक यानी कि 100% है, यानी कि ये बहुत संकट वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट जो न्यूज आइटम है वो वाटर कन्वेंशन से संबंधित है। 2022 में यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के द्वारा जो है वाटर कन्वेंशन की 30वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया था। ये एक प्रकार से 30वीं वर्षगांठ है जो यूरोप के लिए जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग है के द्वारा जो वाटर कन्वेंशन है उसकी ये 30वीं वर्षगांठ है। तो उस संदर्भ में जो आर्टिकल ये हमारे सामने आया हुआ, वाटर कन्वेंशन जो है कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल एक्ट्स 1992 के बारे में ये है। ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय जो है कानूनी उपाय और एक अंतर सरकारी मंच भी है। 1992 में जो हेलसिंकी में अपनाया गया था और 1996 में लागू हुआ। देखिए हमने ये हेलसिंकी नियम जो है वाटर जो शेयरिंग संबंधित कुछ है उस संदर्भ में जो अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल या जो नियम है उनके बारे में हमने वहाँ पर देखा था आईआर के सेगमेंट पे। फिर 2016 में से संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत कर दिया गया था। वर्ल्ड वाटर फोरम की बात करें, यहाँ पर न्यूज आ सकती है, एग्जाम पूछा सकता है। तो वर्ल्ड वाटर जो फोरम है वो एक प्रकार से जल के संबंधित सबसे बड़ा जो आयोजन किया जाता है, जल से संबंधित इसका सबसे बड़ा आयोजन है वर्ल्ड वाटर फोरम। और 2022 में वाटर कन्वेंशन द्वारा 9वें वर्ल्ड वाटर फोरम में पहली बार ट्रांस बाउंड्री पवेलियन का आयोजन किया गया था। और ये 9वां जो वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन जो है सेनेगल के डकार में किया गया था। कई बार वो पूछते हैं कि ये शहर और ये किस संदर्भ में न्यूज में था, तो सेनेगल में है, डकार से है, इस संदर्भ में आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है ये जो फोरम है मुख्य अंतर्राष्ट्रीय जल समुदाय और प्रमुख निर्णय निर्माताओं को वैश्विक जल संबंधी चुनौतियों पर एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन का काम करता है, सहयोग प्रोवाइड करता है। फिर यहाँ पर हमारे लिए इन्फॉर्मेशन चीजें हो जाती है, इसका उद्देश्य क्या है, तो भाई जो ट्रांस बाउंड्री वाले जल संसाधन के संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना है, उसके लिए कन्वेंशन है हेलसिंकी नियम की हमने बात करी। 2 या 2 से अधिक देशों में विस्तृत झील, नदी घाटियां और जलभृतों आदि इत्यादि ट्रांस बाउंड्री जल संसाधन को कहा जाता है एक प्रकार से। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बोलने में मिस्टेक कर दी कि 2 या 2 से जो अधिक देशों में विस्तृत झील, नदी घाटियाँ और जलभृत जो एक्वाफर्स होते हैं आदि को हम ट्रांस बाउंड्री जल संसाधन कहते हैं। मतलब कि कोई मान लो यहाँ पर एक्वाफर्स था जिससे वाटर वो हम भी हमारी जो नेशन की बाउंड्री में भी, वो नेपाल की बाउंड्री में भी, तो वो वहाँ पर ट्रांस बाउंड्री जल संसाधन में आ जाएगा। ये नेपाल के साथ, भूटान के साथ है, या मान लो बांग्लादेश के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, तो वो कॉमन एक्वाफर्स जो होते हैं उनको हम बोल देते हैं ट्रांस बाउंड्री जल संसाधन। अब देखिए यहाँ पर यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1947 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक के द्वारा की गई थी। इसका जो उद्देश्य था कि भाई UNECC का प्रमुख उद्देश्य ये था कि संपूर्ण यूरोपीय क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।
और इसकी सदस्यता की बात करें तो इसमें यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया के 56 देश शामिल हैं। ठीक है, न केवल इसमें यूरोप के बल्कि यूरोप, एशिया के 56 देश इसमें शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी इच्छुक सदस्य देश यूएनईसी के कार्य में भाग ले सकते हैं। अगर वो चाहें तो इन सब बाकी सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जरूर नहीं कि यूरोप बस के नाम है तो यूरोप के रीजन बस के। फिर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो देखिए 5 यूनाइटेड नेशन जो सिस्टम है उसमें 5 क्षेत्रीय आयोगों में से ये एक है। पहला आयोग है अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग है, दूसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ESCAP। फिर लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए आर्थिक आयोग ECLAC, और पश्चिम एशिया के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग ESCWA। तो ये जो है ये कमीशन है अलग अलग। फिर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये जो वाटर कन्वेंशन है SDG 6 के लक्ष्य को भी बढ़ावा देने में सहायता करता है। अब हम थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। यहाँ पर अपरंपरागत जल संसाधन जो है अनकॉन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज हैं। अनकॉन्वेंशनल जो वाटर रिसोर्सेज हैं उस संदर्भ से जो है एक रिपोर्ट, एक पुस्तक जारी करी गई है। ठीक है, अनकॉन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज के संदर्भ में। तो ये संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान, मतलब ये जो रिपोर्ट, ये जो पुस्तक जारी करी गई है, ये इसमें 2-3 संगठन शामिल हैं। तो पहला संगठन है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान। फिर उसके बाद है UNU इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल मटेरियल फ्लेकेज एंड रिसोर्सेज। एंड फिर संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन IFA है। तो IFAD है जो खाद्य और कृषि संगठन है जो है ये शामिल है। IFA तो अलग चीज़ है, यहाँ पर वो फंड के बारे में जाता है। ये है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर होने से। तो ये 3 संगठनों ने एक प्रकार से ये जारी किया है। तो ये भाई ये गैर परंपरागत जो या अपरंपरागत जल संसाधन है, तो ये असल में है क्या कि देखिए जो अपरंपरागत जल है तो आमतौर पर जो लवण युक्त जल है, खारा जल है, कृषि सिंचाई के लिए अबाह्य जल है, या उपचारित या अनुपचारित अपशिष्ट जल प्रवाह आदि को इसमें शामिल किया जाता है। ये कहलाया जाता है अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज। इसमें इस जल के उपयोग के लिए अधिक जटिल प्रबंधन पद्धतियों, कड़ी निगरानी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने इस कैटेगरी को में मापन किया है। अगर हम इसमें अलग अलग यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर 6 क्राइटेरिया में UWR को क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि क्लाउड सीडिंग या वर्षा आदि और कोहरे संचयन के द्वारा जो है वायु एवं भूमि से जल का जो संचयन किया जाता है वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। फिर कोहरे के संचयन और सूक्ष्म जलग्रहण के क्षेत्रों वर्षा जल जो संचयन है वो कम लागत एवं निम्न प्रभाव वाले तरीकों के तौर पे वो इस कैटेगरी में जाएगा। अलवणीय जल है, इस पद्धति में क्या है जो मानव उपयोग के लिए ताज़ा जल प्राप्त करने के लिए अपशिष्ट जल से लवण या अन्य खनिजों को अलग कर दिया जाता है, तो वो इस कैटेगरी में जाएगा। फिर ताज़ा और खारे भूजल का तटीय और अपतटीय जो क्षेत्र है वहाँ से वो जल इसमें शामिल हो जाएगा। और उपयोग के लिए किए गए जो जल का पुनः उपयोग है, जैसे नगर पालिका अपशिष्ट जल और कृषि सिंचाई के लिए अप्रयुक्त अवाह्य जल इत्यादि भी जो है इस कैटेगरी में आ जाएगा UWR में। और फिर जहाज़ों के लिए बैलिस्ट टैंक या आइसबर्ग को अन्यत्र ले जाकर भौतिक रूप से जल को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचाने में भी उस कैटेगरी में आ जाएगा। और वर्षा जल एवं सूक्ष्म स्तर पर संचयन करना भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। फिर आगे अगर हम देखें एक और इन्फॉर्मेशन हमारे काम की चीज़ है कि भाई ये ग्रे वाटर क्या है। ठीक है, ग्रे वाटर क्या कहलाया जाता है। न्यूज़ ये है कि तमिलनाडु के पप्पनकुड़ी गांव में ग्रे वाटर प्रबंधन प्रणाली को 100% स्तर पर लागू किया गया है। तो ग्रे वाटर क्या है, ये एक प्रकार का अपशिष्ट जल के तौर पर परिभाषित किया जाता है जो हमारे नहाने से, शॉवर से, हैंड वॉश बेसिन इत्यादि, वॉशिंग मशीन, डिश शॉवर, किचन सिंक इत्यादि से आपका अपशिष्ट जल इसमें शामिल होता है। इसमें देखिए जो शौचालय से निकलने वाला जो जल है वो शामिल नहीं होगा, वो सीवेज में आ जाएगा। ग्रे वाटर पुनर्चक्रण की अगर हम महत्व की बात करें तो भाई इससे पर्यावरण को होने वाले हम संभावित नुकसानों को रोका सकता है और ताज़े जल की मात्रा को भी ये कम कर सकता है क्योंकि हम इसको ट्रीटमेंट करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। फिर ये एक प्रकार का बहुत ही विश्वसनीय जल संसाधन है ग्रे वाटर जो है। वर्षा जल के संचयन के विपरीत ग्रे वाटर विश्वसनीय जल संसाधन है, यानी कि वर्षा जल में तो क्या होता है कि अनिश्चितता बनी रहती है, वर्षा होगी नहीं होगी, लेकिन ये जो जल जो जहाँ जहाँ से रिलीज हो रहा है जो हमने ऊपर बात करी, कुल मिला के हमारे पारिवारिक उपयोगों के बाद जो जल निकल रहा है तो उसका जो वो तो फिक्स ही है कि भाई वो रिलीज़ होना ही है, तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं। फिर इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा अधिक होती है, तो यदि इसमें सिंचाई क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है तो वहाँ पर एक बेहतर पोषक तत्व के तौर पर भी काम कर जाएगा, अन्यथा ये झीलों में जाके यूट्रिफिकेशन को बढ़ावा देगा। फिर यहाँ पर भारी धातु प्रदूषण के संदूषण के बारे में एक आर्टिकल है। तो ये वाला जो न्यूज़ आइटम है उसमें भाई न्यूज़ ये है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार 75% नदी निगरानी स्टेशन ने जो है वो भारी धातु संदूषण सूचना के बारे में सूचना दी है। तो ये जो है 117 नदियों और सहायक नदियों के विस्तारित 1/4 निगरानी स्टेशनों में 2 या 2 से अधिक विषाक्त धातुओं की उच्च स्तर रिपोर्ट दी है कि ये वाली चीज़ें बताई गई। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये तत्व और इन तत्व से कौन कौन से रोग होते हैं, और दूसरा ये भारी धातुओं के बारे में। तो भारी धातुएं क्या है, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं, इसमें परमाणु भार अधिक होता है और साथ ही इनका जो है घनत्व जल एक ही घनत्व से कम 5 गुना अधिक होता है। देखिए
कोई भी तत्व है उसका परमाणु भार मापा जाता है। जैसे कार्बन के एक परमाणु के 12वें हिस्से के तौर पे कि उसकी अपेक्षा कितना अधिक है उसको परमाणु भार के तौर पे हम ऐसे मापते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो उसको 2 मानेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरीके से परमाणु भार वगैरह बढ़ता जाएगा उसमें कुल मिला के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बारे में। तो ये जिसमें ज़्यादा परमाणु भार होता है, तो ये तत्व हैं, ये आ जाते हैं एक प्रकार से जल प्रदूषण के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में और हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक। इसमें विषाक्त भारी धातुओं में सीसा है, लोहा है, निकेल है, कैडमियम है, आर्सेनिक, क्रोमियम इत्यादि, तांबा इत्यादि शामिल है। इनके प्रभावों की बात करें तो भाई स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या होता है कि शारीरिक जो मांसपेशियां, हड्डियां इत्यादि कमजोर हो जाती हैं, तंत्र में हमारी क्षति पहुंच सकती है। अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी डिसीज़ हैं ये हैवी मेटल्स की वजह से हो सकती हैं, जल में हैवी मेटल्स अगर पाए जाएँ। पर्यावरण पर प्रभाव की बात करें तो कार्बनिक प्रदूषकों की जैव निम्नीकरण क्षमता प्रभावित होती है और भी ये कम अपक्षयकारी जो कार्बनिक प्रदूषक जो होते हैं तो उनकी अपक्षयकारी क्षमता कम हो जाती है, वो डिकम्पोज जो है फिर आसानी से नहीं हो पाते। पौधों प्रभाव की बात करें तो मिट्टी की उर्वरता जो है वो प्रभावित होती है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी प्रभावित हो जाती है। 2021 में IIT मंडी ने जल के नमूनों से भारी धातुओं के अलग करने के लिए बायोपॉलीमर आधारित सामग्री का उपयोग करके रेशेदार झिल्ली फिल्टर, फाइब्रस मेम्ब्रेन फिल्टर इत्यादि विकसित किया था। ठीक है, मतलब ये इसको अलग करने के लिए रेशेदार झिल्ली फिल्टर यानी कि फाइब्रस मेम्ब्रेन जो है IIT मंडी के द्वारा इसको नमूने इकट्ठे करने के लिए इसको उपयोग विकसित किया गया है। फिर यहाँ पर कुछ अगर हम ऐसे भारी धातुओं की बात करें तो आर्सेनिक है, इसकी वजह से क्या है ब्लैक फुट जैसा रोग हो जाता है। ब्लैक फुट है, मेलानोसिस है, केराटोसिस है, फिर हाइपर कैरोटोसिस है जैसे कि दर्दनाक एवं विकृत त्वचा संबंधी विकार, लीवर एवं किडनी की बीमारी है, हृदय और फेफड़ों की बीमारी एवं कई प्रकार के कैंसर से होने वाली मौतें। देखिए ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड से क्या है स्केलेटल फ्लोरोसिस, कुल मिला के हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और डेंटल फ्लोरोसिस यानी कि दांत वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं। फिर मैगजीन अगर पाया जाता है हमारे पानी में इस तरीके से तो बौद्धिक विकास बाधित हो सकता है। यूरेनियम है तो किडनी खराब होना है, कैंसर इत्यादि के खतरे बढ़ जाते हैं। नाइट्रेट की बात करें तो ब्लू बेबी सिंड्रोम या मेथेमोग्लोबिनोमिया जिसे कहा जाता है, कोलेट्रल कैंसर है, थायराइड रोग है इत्यादि, न्यूरल ट्यूब इत्यादि विकार की समस्या इससे हो सकती है। PFAS है, PFAS के बाद आगे आर्टिकल आएगा तो उसके बारे में देखेंगे। तो ये भ्रूण और स्तनपान कराने वाली जो शिशुओं के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। वृषण और किडनी का कैंसर भी यहाँ पर हो सकता है, लीवर की क्षति हो सकती है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो सकता है, थायराइड संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल संबंधी अन्य परिवर्तन भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पर एक और सुर्खियों की बात करें, यहाँ पर सीसा यानी कि पारा की विषाक्तता से संबंधित है। तो न्यूज़ ये है कि भाई जो सीसा विषाक्तता के बारे में ये रिपोर्ट जो है, ये जो सरकारी थिंक टैंक है नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग कोई सरकारी थिंक टैंक सरकार का जो थिंक टैंक है नीति आयोग तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से तैयार किया है सीसा की विषाक्तता के बारे में, जहरीलेपन के बारे में प्रकार से बताया। तो रिपोर्ट के अनुसार क्या है, सीसा की विषाक्तता के कारण विश्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ भारत द्वारा वहन किया जा रहा है। यानी पारे के द्वारा जो पॉल्यूशन होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए डेंजरस है उसके लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल या सबसे ज़्यादा भुगतान जो है भारत के द्वारा किया जा रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग हैं। फिर और ये जो है इसका प्रभाव ज़्यादातर जो सेंट्रल इंडिया के राज्य हैं, उत्तर के राज्य हैं, बड़े राज्य हैं जैसे कि बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और आंध्र प्रदेश, यहाँ के लोगों में शीशे का स्तर औसत से जो है देश है उससे उच्च पाया जाता है। शीशे के अगर हम स्रोत की बात करें पहले हम यहाँ पर ये साइड में जो कॉलम दिया गया है यहाँ पर हम उसके स्वास्थ्य के प्रभाव की बात करें तो शीशे के हल्के प्रभाव में आने सिर दर्द है, जी मिचलाना, चिड़चिड़ापन, थकान और पेट दर्द जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। प्री मेच्योर वर्थ हो सकते हैं बच्चों की शीशे की वजह से, मतलब शिशुओं का जो 9 मंथ का पीरियड होता है उसके पहले ही वर्थ हो जाए, उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी ग्रोथ वगैरह इम्पैक्टफुल होती है और उसका स्वास्थ्य भी जो है स्वास्थ्य के प्रति वो बच्चा आने वाले समय के लिए वल्नरेबल हो सकता है। फिर शीशे के संपर्क में आने से एनीमिया का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के निर्माण को रोकता है और हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो तो ब्लड का पर्याप्त सर्कुलेशन या निर्माण नहीं हो पाएगा। फिर शीशे के अधिक प्रयोग से आने से मस्तिष्क का विकास भी अवरुद्ध हो सकता है, उस पर प्रभाव पड़ता है जिसका प्रभाव हमको IQ लेवल पर देखने को मिलता है। शीशे के अगर स्रोत की बात करें हम तो सीसा अर्थात लेड जो है भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक विषक धातु है। ये जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रगलन है, स्मेल्टिंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं और शोधन प्रक्रिया है, इस धातु का प्राथमिक स्रोत है, वहाँ से रिलीज होता है। फिर कुछ घरेलू उत्पाद में भी सीसा पाया जा सकता है, जैसे कॉस्मेटिक्स जो आइटम्स यूज़ करे जाते हैं उसमें पारा होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए डेंजरस हो जाता है। तो जब भी आप ऐसे कोई अगर कॉस्मेटिक्स आइटम को यूज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें, उनमें देखें कि भाई इसमें पारे का लेवल तो नहीं है। उसके बाद क्या है वो ऐसे आपको सर्च करना पड़ेगा इंटरनेट में, आपको उसमें नहीं लिखा मिलेगा। आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में भी जो है
इसमें भी पाया सकता है। अवैज्ञानिक रिसाइकलिंग के कारण प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और बैटरियों में भी सीसा मौजूद रहता है, और मिट्टी से बनी वस्तुएं जैसे चमकदार बर्तन हैं, चीनी मिट्टी के पात्र इत्यादि भी है, जल निकाय इत्यादि भी इसके अन्य स्रोत हैं। क्वेश्चन आ सकता है इन सभी जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं इन सब पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज आइटम है यहाँ पर वो पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्कलाइल पदार्थ से संबंधित है। पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्कलाइल सब्सटेंसेस यानी PFAS के बारे में। तो जो ऐसा देखा गया है कि अध्ययन में कि दुनिया भर में कई स्थानों पर वर्षा का जो जल है वो PFAS से प्रदूषित है। तो ये भाई PFAS के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार के ऐसे रसायन होते हैं जिसमें आंशिक या पूर्णतः क्लोरीन युक्त कार्बन की श्रृंखलाएं मौजूद होती हैं, यानी कि या तो पार्सली या तो कंप्लीटली जो है इसमें क्लोरीन से संबंधित उसकी श्रृंखलाएं मौजूद होती हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। इसलिए इनको जो है, और ये प्रकार क्या है इनके निम्नीकरण में क्या है, जब इसमें क्लोरीन आ जाता है तो हमने GSE वाले टॉपिक पे देखा था उसका डिकम्पोजिशन जो है आसानी से हो नहीं पाता, विघटन आसानी से हो नहीं पाता, तो इसलिए इनको फॉरएवर केमिकल्स या चिरस्थायी रसायन भी कहा जाता है। और इसमें भी जो पर फ्लोरो ऑक्टेन सल्फोनिक एसिड PFOS है और पर फ्लोरो ऑक्टेन एसिड PFOA है, जैसे PFS को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम समझौते के तहत सूचीबद्ध किया गया है। देखिए एक स्टॉकहोम कन्वेंशन है जो ऐसे पोल्यूशन जो लंबे टाइम तक बने हैं तो उससे डील करती है, तो उसमें भी ये PFOS और PFOA को शामिल किया गया है। इसके तहत जो है सदस्य देशों द्वारा इसके उत्पादन को लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं। फिर हम यहाँ पर PFA के उपयोग की बात करें और इससे जुड़े मुद्दे क्या क्या हैं, तो उपयोग के बारे में क्या है, जैसे कि नॉन स्टिक बर्तन वगैरह जो होते हैं वहाँ पर ये PFAS का उपयोग किया जाता है। अग्निशमन उपकरणों में जो होते हैं अग्निशमन उपाय फॉर्म वगैरह में उसमें यूज़ किया जाता है। पानी और तेल प्रूफ जो है परिधान वगैरह बनाने में इनका उपयोग होता है। दाग प्रतिरोधी कालीन आदि के निर्माण में इनका उपयोग होता है। फूड पैकेजिंग में इनका उपयोग होता है। और जैवनाशी बायोसाइड्स वगैरह है, घरेलू अभिकर्मक वगैरह जो बनाए जाते हैं, हाउस होल्ड एजेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि सफाई स्प्रे है, अभिकर्मक है इत्यादि। तो उसका एक प्रकार से इन सब चीज़ों का उसमें जो है ये PFAS जो है इन क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। फिर अगर इनके बारे में बात करें तो ये अत्यधिक प्रयोग और पर्यावरण की सतत उपस्थिति के कारण ये व्यक्तियों पशुओं के लिए रक्त में भी पहुंच गए हैं, रक्त में पाए गए हैं। तो ये स्वास्थ्य के लिए खतरों से जुड़े जोखिम को बढ़ावा देते हैं। प्रजनन क्षमता का ह्रास हो सकता है इनके उपयोग से। फिर बच्चों में विकास संबंधी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। भाई शारीरिक हार्मोन्स के साथ भी हस्तक्षेप होता है, क्योंकि ये देखिए डेंजरस लेवल है, तो बहुत ही व्यापक लेवल में प्रभाव डालते हैं गंभीरता से। कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है, लीवर में खराबी जैसी समस्या हो सकती है, और इनको एकत्रित और समाप्त कर पाना काफ़ी कठिन होता है क्योंकि लंबे टाइम तक बने रहते हैं। ये PFAS के जनित प्रदूषण को कम करने के लिए जो उपाय की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या है, एक्टिवेटेड कार्बन टैंक के माध्यम से इसको फिल्ट्रेशन के द्वारा इनके उपयोग पर और जो सुरक्षित निपटान आदि का उसका सुरक्षित निपटान या भस्मीकरण इत्यादि किया जाता है। फिर स्टॉकहोम समझौते के माध्यम से हमने देखा कि कुछ जो इसके अंतर्गत आने वाले और भी जो इसके क्लासिफिकेशन के पॉल्यूटेंट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। फिर इसमें हमको हमारा उपाय ये होगा कि भाई ये PFAS हैं जो आधारित नॉन स्टिक पैन है, रसोई के अन्य बर्तन इत्यादि में इसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, तो ये इसको पाए जाएंगे। देखिए अभी इसमें 45 मिनट हो गया है, तो मेरी कोशिश होगी आज ही मैं इसका दूसरा वीडियो भी बना दूँ। अब हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।